भगवान श्री राम के चरणों में नमन, प्रातः स्मरणीय बजरंग बली के चरणों में नमन और माँ बगलामुखी के वहां से हमें देवी के रूप में जो 31 तारीख से हमारे दुर्गा जीजा, मंजी जीजा, ममता जीजा, आप सबकी पूरी टीम, हमारे मंदसौर से प्रदेश के प्रभारी हैं दुर्गा जीजा, आप भी दिन रात हर समय इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान करने के लिए हर क्षेत्र में घूमे हैं और इस क्षेत्र में सेंधवा राजपूत भागीदारी करी है और हमें सपोर्ट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सेंधवा राजपूत समाज का। पूरे क्षेत्र में हमने देख रहे हैं कहीं खाने की व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था हो, आपने इस जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और हमारा सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और सहयोग इसी प्रकार हमारे साथ रहे, हमारे साथ मिलता रहे, हमारे साथ इसी प्रकार साथ मिलता रहे। मैं आभारी उन सब लोगों का हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा, हाथ जोड़कर माफी भी मांगूंगा। मैं किसी व्यक्ति का अगर नाम नहीं ले पाया तो ये मैं भूल, मानव भूल है, कोई व्यक्ति भूल गया होगा तो मैं आप सबके हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। कोई बुरा ना माने, क्षमा कर दे। छोटा भाई हूँ आपका, इंसान हूँ और इंसान से भूल हो जाती है, इसलिए बुरा कोई नहीं माने। मेरे भाइयों, आप जिसको सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हो इतनी दूर दूर से, और जीवन सिंह जी शेरपुर साहब अब आपके बीच में आने वाले हैं। आप सब रुके, फेरी बनाए रखे, जिस गाड़ी का हम इंतजार कर रहे थे। हम सब जीवन सिंह शेरपुर जी लोग हैं और हमारे दादा को हमें सुनना बाकी है। दादा हमें जो निर्देश देंगे उसके बाद हम अगला निर्णय लेंगे। आप कोई ना यहाँ से ना पधारे। मैं पुनः सबसे अगर किसी का नाम लेने से मुझे गलती हो गई है तो पुनः माफी मांगता हूँ। मेरे सभी उन भाइयों का आभार, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या समाज के हों, चाहे ब्राह्मण के पाटीदार हों, चाहे धाकड़ हों, चाहे राजपूत हो, अन्य समाज, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हमारे भाई विनोद पैदल चलकर यहाँ तक आया है रतलाम से, रनायरा से। उस भाई विनोद के सम्मान को मैं प्रणाम करता हूँ, उसके चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। ऐसे सब उस व्यक्ति के चरणों में वंदन करता हूँ जो इस आंदोलन के लिए लगा हुआ था। उन सब भाइयों के चरणों में वंदन। हेलो, ये मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राजस्थान करणी सेना के प्रदेश के उपाध्यक्ष संदीप सिंह जी चैनपुरा साहब को पधारे। अरे बे उतरना पड़ेगा मैंने पब्लिक लेनी कैमरा पब्लिक किस तरह जाएगा। नमन करता हूँ उस शेरपुर के लाल जिसने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बता दिया कि जीवन सिंह शेरपुर वाकई में किंग था, किंग है और किंग रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जब तक ये सर्वा जिसके साथ इस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथियों, मैं करणी सेना से पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूं। राजस्थान के अंदर अनेकों जिम्मेदारियों में रहा, लेकिन जैसे बात आई जीवन सिंह उस करणी के सच्चे सेवक की, तो संदीप सिंह चैनपुरा और हमारी पूरी टीम ने जीवन सिंह शेरपुर का समर्थन कर दिया। लेकिन अबे आज से 5000 वर्ष पूर्व इस देश के कोने कोने में इस क्षत्रिय समाज का राज था, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हुई, ऐसा क्या हुआ, उस पर चिंतन करने की जरूरत है, उस पर मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि जब इस मातृभूमि के लिए, जब इस देश व धर्म के लिए, जब गाय को बचाने के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए जंगलों के अंदर भटक रहे थे, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वाभिमान की अगर कोई बात किसी ने के साथ बिगड़ती है, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, ये बारियां लगाएंगे, ये बोलेंगे ये 22 सूत्री मांगे आपकी मानी जाती है। दो दिन पहले
लोकतंत्र के अंदर हर किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार वंदे। आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ महिलाएं विराजमान है तो धक्का धूम नहीं करें। मैं सुबह भी एक भाई पे इसलिए नाराज हो रहा था कि वहां से जो रास्ता है उस रास्ते से जिस बहन ने आपके लिए 31 तारीख से पद यात्राएं करी उसको आने के लिए रास्ता तक नहीं दिया जा रहा था, खाली इधर कूदने के लिए। वो सुहाना भाई साहब पूरे लोगों में दब चुकी थी, वो कोई अनहोनी नहीं हो जाए। पर आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि उस बहन ने आपके लिए इतना त्याग किया है, तो आपका क्या फर्ज बनता है उसको आपको पलकों पे लेके आना था और आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हो। ये हमारे संस्कार नहीं हो सकते, न कभी हमारे संस्कार थे। जो हमारे लिए उंगली कटाता है ना हम उसके लिए गर्दन कटाते हो। तो हमारी बहन है, पैदल चल के आई है, उसके नाम करने वाले लोग आपके नहीं थे। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कौन आपका और कौन पराया है। सबसे पहली बात, अभी प्रशासन की तरफ से वापस खबर आई है कि 4 बजे के आप कार्यक्रम को थोड़ा डिले करें। हम हमारे अधिकारियों को लेके बैठ रहे हैं, आपकी सारी मांगों पे डिस्कस कर रहे हैं और जितनी भी पूरी कर सकेंगे आप थोड़ा तो उसको आगे बढ़ा लो, हम सारी पूरी करेंगे। तो ये आपकी जीत है कि आपके पास लोग आए और जो गद्दार थे ना वो चल के गए थे और वो चल के आए हैं। ये फर्क होता है स्वाभिमानी में और गद्दार में। आप लोगों के स्वाभिमान की जीत है ये कि वो चल के आपके पास आएंगे, आपको चल के उनके पास नहीं जाना है। आपकी बात करने आपके बीच में आना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश का युवा इस अंगूठे की ताकत भली भांति जानता है, सरकारें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब जो हमारा भूख हड़ताल का काम है वो जारी रहेगा। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की ओर नहीं जा रहे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि उनने हमसे समय मांगा है कि आप हमें समय दे दो, हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, पर थोड़ा सा समय उनको ज्यादा चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे में। और उनकी जो भी डिस्कस है IPS अधिकारियों के साथ, क्योंकि कोई भी कानून लागू होने से पहले अधिकारियों से डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस में ला रहे हैं उसको, तो लागू करके आपकी बात मानेंगे। तो वो जो बात करना चाहते हैं उनको समय दिया है। 4 बजे विधानसभा घेराव की तरफ नहीं जा रहे। जो अनशन का कार्यक्रम है मैं यहीं से आंदोलन समाप्त करूं। अब पहली बात, हमारी लड़ाई क्या है ये हर युवा को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपनी लड़ाई क्या है पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपन क्या मांगे पूरी कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी पहली मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण। मतलब बहुत सारे लोग थे हम आरक्षण के खिलाफ है, हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ हमने हमारे पूर्वजों के लिए बलिदान दिए, त्याग किया, वो हमसे दूर चले। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ गलत षड्यंत्र चलाए गए, गलत भावनाएं चलाई गई। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण। आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो जो भी गरीब है, यदि राजपूत गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यदि जैन गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यादव गरीब है तो उसको भी मिलेगा, जाट गरीब है तो उसको भी मिलेगा, पाटीदार गरीब है तो उसको भी मिलेगा, गुर्जर गरीब है तो उसको भी मिलेगा। जितने भी जनरल OBC या ST/SC की जातियां हैं सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जातिगत न होकर आर्थिक रूप से। जो गरीब होगा वो उसका लाभ लेगा और जो अमीर होगा वो स्वतः ही उस आरक्षण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। हमने उसमें मांग भी व्यवस्थित करी है कि जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय है उनको उस आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा है। तो हमारी लड़ाई जाति से नहीं है, सिस्टम से है कि सिस्टम बदला कैसे जाए, क्या सुधार होने चाहिए आरक्षण में। तो हमने हमारी बात रखी कि आरक्षण को इस प्रकार से लागू किया जाए। दूसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट में परिवर्तन। ST/SC एक्ट में परिवर्तन कैसे? क्योंकि इसमें जात का प्रावधान नहीं है, जात का प्रावधान नहीं है। यदि आपकी किसी ने झूठी भी रिपोर्ट कर दी तो आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई अन्याय करे तो जेल कर दो, कोई तकलीफ नहीं, पर बहुत सारे निर्दोष भाइयों को जेल काटनी पड़ती है, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। आप हम सब उस एक्ट से प्रताड़ित है और उसको जो दुश्मन होते हैं आपके, हमारे या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी युवा का भविष्य खराब करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें जात का प्रावधान हो, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। ये निर्दोष है तो उसको बाइज्जत बरी करके उस पर मुकदमा ही दर्ज नहीं। ये हमारी मांग है। अरे तेरा दादा ये
तीसरी मांग है हमारी एसटी एससी एक्ट की तर्ज पर जनरल ओबीसी एक्ट बनाया जाए। जैसे आपने सोच लिया कि एसटी एससी वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम भी मानते हैं कोई प्रताड़ित करता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए। वैसे ही जनरल ओबीसी के व्यक्ति को भी कोई प्रताड़ित करता है तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार होने चाहिए। उसके जो मौलिक अधिकार है उनमें एक समानता का अधिकार है। यदि किसी एक वर्ग को आपने कोई एक्ट या कानून की समानता के अधिकार जो मिले हैं उसके आधार पर जनरल ओबीसी एक्ट बने, ताकि हमारे लोगों के ऊपर भी कोई अन्याय अत्याचार या प्रताड़ना दे तो उसके ऊपर भी वो मुकदमा हो सके। दोनों में समानता क्या होनी चाहिए? बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, यदि उसके साथ गलत होता है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, न कि एक जाति विशेष को देखकर उसको रकम मिलनी चाहिए और एक जाति विशेष को देखकर एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है कि यदि किसी एसटी एससी की बहन के साथ गलत होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं छेड़छाड़ पे, और यदि 376 बलात्कार होता है तो 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। और वही घटना हमारे किसी जनरल या ओबीसी के व्यक्ति के साथ होती है तो कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसकी एफआईआर तक नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी एसटी एससी की जो महिला है, वो हमारी बहन है, उसके साथ अत्याचार होता है तो उसका सिर कलम करके और वो का वो हस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को किसी और वर्ग से ना भरा जाए। मतलब समझ रहे हो? तुम्हारे लिए 1000 पद निकाले, उसमें 500 सिलेक्शन हो गए तुम्हारे, फिर 500 बच गए, उसमें क्या करेंगे? तुमको नहीं लेंगे वापस, दूसरों को भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें बाद में पद हमारे ही दिए जाए। वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। उच्चतर शिक्षक वर्ग 1, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2, विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में भर्ती की जाए। कहा कि सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं बढ़ाओ, आइए समझ में है बढ़ाओ। जिन सरकारी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं है वहाँ कम से कम टीचर की व्यवस्था हो। और ये जो विषय आए हैं इनके ही टीचर सबसे कम है, इनके टीचर सबसे कम है, तो उनकी भर्ती बढ़ाई जाए ताकि सरकारी स्कूल में भर्ती कानून बनाया जाए। आपको पता है 5 सालों से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं है। आई क्या भर्ती? क्या मिला? एक वैकेंसी नहीं निकली और लोगों ने बोल दिया कि तुम नाकार हो, तुम निकम्मे हो। वो नाकार निकम्मे नहीं है, हमारी सरकार नाकार और निकम्मे नहीं है। उनके लिए आप वैकेंसी नहीं निकाल पाए 5 सालों में। और जब चुनाव आने वाले आप बोल रहे हो वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे। अरे जो 5 सालों में वैकेंसी निकलनी थी, जो बच्चे 23 साल के थे, 28 साल की जहाँ उम्र होती है, 28 साल में सारा परिवार और सर्व समाज के भाइयों ने दम दिखाया, ताकत दिखाई, तो 3 साल की उन्हें आयु सीमा बढ़ा दी। तो जो लोग वंचित हुए थे वो वापस पात्र हुए और इन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भर्ती कानून में प्रत्येक वर्ष अनुसार भर्तियां निकले, किसी भी साल गैप नहीं दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती कानून बना जाए, भर्ती आयोग बनाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन भर्तियां सुनिश्चित कर सके कि इतनी भर्तियां साल में निकालनी है। हमारे पास 8वीं मांग है, ज्वलंत मांग थी, आतोवाती आई थी। तो उन मीडिया कर्मियों के लिए भी हमने एक मांग रखी है कि मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन। आप लोगों को जैसे सत्ता डराती है, धमकाती है और आपको ऐसे सामाजिक आंदोलनों को नहीं बताने के लिए प्रताड़ित करके जो मुकदमे लगाती है, हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये करनी सेना परिवार लड़े, ताकि आप सच को दुनिया के सामने बता सको। सच क्या है ये आप बताओगे, ये हमारी जवाबदारी है। हम आपके लिए आजीवन लड़ेंगे निस्वार्थ भाव। इसलिए आपकी मांग रखी है कि आपको कोई डरा धमका नहीं सके और आप पे जो झूठे मुकदमे होते हैं वो वापस। वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए। राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए।
तो आपकी जीत पहले ही हो गई है। ये मुद्दा आपका पूरा हो गया जो 9वीं मांग है। 3 वर्ष की छूट पूरे राज्य में मिल चुकी है आपको। पहले ही जब हमने आंदोलन करा था, बीच में ही आपकी मांग पहले पूरी कर दी गई थी, उसके बाद सारे षड्यंत्र चालू हुए। ये मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई। अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती 2018 जिन अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव पूर्ण थे, उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-2021 तक मान्य कर अतिथि कोटे को 25% का लाभ दिया जाए। महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव होते हैं ना, एक तो अतिथि शिक्षक हो गए, एक सहायक सचिव हो गए। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों व मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। अब ये बहुत बड़ी मांग है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ग आ गए। अतिथि शिक्षक आ गए, रोजगार सहायक आ गए और जो विद्युत मंडल में काम करते हैं वो भी आ गए। इन सब की मांगे इसलिए पूरी करना जरूरी है कि ये भारत की स्कूल चलता है और इनके आधार पर ही बिजली विभाग चलता है। ये तीनों चीजें नहीं होगी तो देश में सब सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को, चारों कर्मचारी वर्ग को स्थायी किया जाए। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज पर का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। रोजड़ा घोड़ा रोग व जंगली सुअर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए ताकि किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स से छूट दी जाए। अब इस बात को समझना, जितने भी आए अधिकतर किसान आराम से सुनना उस बात को कि किसान की स्थिति क्या है। क्या जब फसल अच्छी होती है तब उसके भाव मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। फेंकनी पड़ती है लहसुन प्याज की, कितनी फसलें जब अच्छी पैदावार होती है तो उसको फेंकनी पड़ती है, और जब पैदावार कम होती है तो भाव बढ़ा देते हैं। जब हमारे सोयाबीन 50 किलो बीघे के होंगे तो भाव 8,000 ने 9,000, जब हमारे सोयाबीन 5 कुंटल बीघे के होंगे तो 3,000। उचित मूल्य तय नहीं होंगे। इसलिए स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी थी 1+4 की कि एक आदमी के साथ 4 आदमी घर में रहते हैं। एक आदमी किसान होता है तो 4 उसका परिवार होता है। उसका ध्यान में रखते हुए, उसके लालन पोषण के लिए सोचते हुए किसानों की फसलों के भाव तय किए जाए, क्योंकि किसान जो होता है पूरा का पूरा अपनी खेती पे निर्भर होता है। यदि बच्चे की फीस भरनी है तो गेहूं चना बेचना है, सोयाबीन बेचना है या लहसुन बेचनी है। यदि बच्चा बीमार हो गया तो भी खेती का कोई सामान बेच के ही बुलाएगा। बच्चे की पढ़ाई जमीन बेचेगा और शादी करेगा, क्योंकि हमारी फसलों के कभी हमें भाव उतने मिले ही नहीं कि हम सेविंग कर सकें। तो हम चाहते हैं कि किसानों के बारे में सोचा जाए, उनकी फसलों के भाव सही तरीके से तय किए जाए ताकि एक आम किसान अपने बच्चों का लालन पोषण कर सके, उनको पढ़ा सके, उनकी मेडिकल की सुविधाएं कर सके, उन बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सके, कम से कम उनको रोजगार तक ले जा सके। तो जो हमारी लड़ाई है किसानों की भी है, आप और हम सब किसान हैं। घोड़ा रोज से हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। खाद्य सामग्री, रोजमर्रा की जो चीजें उससे जीएसटी हटाई जाए। अपन होटल पे खाना भी खाने जाते हैं ना तो जीएसटी ले लेते हैं। कोई भी चीज करते हैं, दही लाए तो जीएसटी ले लेंगे, तेल लाए तो जीएसटी ले लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम आम किसान हैं, हमारे ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए ताकि जाति समाज आपसी सामंजस्य ना बने। मतलब आपसी सामंजस्य बिगड़ रहा है वो नहीं बिगड़े। हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज भी सर्व समाज के भाई हमारे साथ आए, तो हमें लड़ाने का काम सरकारें करती है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाती है और एक जाति दूसरी जाति से लड़ लेती है। हम चाहते हैं कि हम सब भाई जब एक जाजम पे बैठे, एक साथ बैठे तो हमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। महापुरुष सभी क्या होते हैं, कोई जाति में। स्वर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए एवं सक्रिय समिति बनाकर स्वर्ण हित में ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाए। अपने यहाँ स्वर्ण आयोग तो बना हुआ है पर उस पर कोई काम नहीं कर रहा। स्वर्ण आयोग के माध्यम से कभी गरीबों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कभी गरीबों के स्कूल की फीस माफ नहीं हुई, नहीं कभी उनका काम होता है, कभी स्वर्ण आयोग ने करा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग क्रियाशील हो ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके हित के बारे में
राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश, जिसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए, ताकि प्रदेश में भर्ती से नहीं हो जाएगा कि हमने 260 साल से 62 कर दिए, 62 से 65 कर देंगे। तो अपने को लग रहा है कि इनको पास पैसे देने के नहीं है। अरे देने के नहीं, वो यदि रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नए लड़के लगेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर सीधा सा प्रहार है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो भी व्यवस्था है वो सरकार करे, पर उनकी जब उम्र पूरी हो जाती है तो उनकी जगह नए लोगों को लाया जाए, ताकि वो नए लोग रोजगार पा सके। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौशालाओं में जो भी समस्या आ रही, क्या समस्या मालूम? क्या समस्या? पहले गौ माता के लिए 20 रुपए आते थे महीने के, आज 5 रुपए आ रहे हैं। 5 रुपए में गौ माता का पेट भर सकते हैं? नहीं भर सकते। तो गौशालाओं में कम से कम जितना उनका खर्चा आता है उतना खरीद के कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाए। खाद सामग्री हो या गौमूत्र से भी बहुत सारी चीजें होती है। अपने गैस भी के चूल्हे भी चलाए, गैस भी उत्पन्न हो सकती है गौ माता के गोबर से। तो उसके लिए व्यवस्थित रूपरेखा बना के गौ माता के लिए नियम कानून बनाए और माता को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। अब एक मालूम है, जैसे अपने मुख्यमंत्री जी 4-5 बार घोषणाएं कर चुके हैं, पद्मावत मुहिम में जितने भी मुकदमे हुए वापस लिए जाते हैं, पर अभी तक नहीं हुए। तो हमने फिर कहा कि पद्मावती फिल्मों के विरोध में वह किसान आंदोलन में जितने भी दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए, क्योंकि किसान भी हमारे आपस के ही थे, हम में से ही थे। तो पद्मावत मूवी और किसान आंदोलन में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए सरकार के। उन लोगों पे भी आप मुकदमा करोगे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा कौन? इस तानाशाही को हम नहीं झेलेंगे, इसलिए इन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश की भर्तियों में जहां के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कोटा सीमित किया जाए। जैसे कि कहीं भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो हर राज्य में अलग अलग कोटा निर्धारित है, हमारे यहाँ कोई कोटा निर्धारित नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्य के युवा हैं उनको, हमें ये नहीं है कि कोई दूसरे राज्य का आके यहाँ नौकरी नहीं करे, पर कोटा तय हो कि इतने लोग यहाँ करेंगे, बाकी के लोगों को, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हर राज्य में पहले से है, हमारे यहाँ महंगाई कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उनके साथ अधिकार व सुविधाएं भी दी जाए। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जाए। अब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और उनको क्या है कि गेट पे तो मिल रहा है, तो ग्रेड तो 1 स्टार हो तो 2 स्टार बना दिया, पर वो कागज में 1 स्टार ही लिखा हुआ। तो हम चाहते हैं कि उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है, मतलब जो उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है उसमें उनकी ग्रेड भी बढ़ाई जाए। ये पुलिस कर्मियों के लिए मांग है और उनकी पेंशन भी चालू की जाए। नहीं, ये सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में। तो ये पुलिस वालों के लिए जैसे उनको अधिकार नहीं मिल रहे, वैसे इनको भी नहीं मिल रहे। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जाए एवं प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को भी पुलिस कर्मियों की तरह ही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाए। सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और प्राइवेट स्कूलों के मशीनरी स्कूलों की तानाशाही समाप्त कर फीस नियंत्रण रखे एक कमेटी बनाई जाए। इसको आपको विस्तार से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हमने कहा कि सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली सुधारी जाए। अब सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं 20, 25, 10। यदि आपके गांव में आपका सरकारी स्कूल अच्छा होगा, प्राइवेट से बेहतर होगा, तो आप आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ाना थोड़ी भेजोगे। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? वहाँ अच्छे टीचर आएंगे, उसकी जाके वो प्राइवेट से अच्छा होगा, वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, तभी हम हमारे बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालेंगे। तो हमारे ऊपर से जो आम व्यक्ति उसके ऊपर से जो शिक्षा का बोझ होता है या जवाबदारी होती है तो कहीं ना कहीं कम होगी। एक आम व्यक्ति के 3000 रुपए महीने के भी बचेंगे ना, तो साल के 36,000 बचते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी यदि सरकारें ये काम करती है। जबकि ये सरकारों के मौलिक कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य आपकी राज्य की जनता को देना है। प्रदेश का मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है, उससे मौलिक कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए, वो नहीं निभा रहे। वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके भी ये मौलिक कर्तव्य है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य पूरे देश को दिया जाए। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और जो उन स्कूलों की बात हो रही, प्राइवेट की बात नहीं हो रही, जिनकी बेचारों की 1500, 2000 रुपए, 3000, 5000 फीस है, क्योंकि वो उनका इतना खर्चा भी आता है। जो छोटे स्कूल है उनकी की बात नहीं हो रही, जो बड़े स्कूल है उनकी बात हो रही है। जो बड़े स्कूल लाख लाख 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, उनकी जो फीस है उस पर नियंत्रण हो। जो दूसरे प्राइवेट स्कूल है उसी के बात ही उनकी फीस हो।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर हॉरिजॉन्टल कर मौजूदा भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर दिया है, जो पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है। इसे 2017 में किया जावे, हॉरिजॉन्टल ऑल ओवर को समाप्त किया जावे, प्रथम स्टेज से ही आरक्षण का लाभ दिया जावे। मध्य प्रदेश के समस्त संपूर्ण जिलों में पुलिस कार्यालयों में सैनिक हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया जाए। तो जो सैनिक है जो अपने देश पे अपने तिरंगे के लिए, अपने देशवासियों के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं हंसते हंसते, उनके लिए यदि सरकार इतना निस्ता पे आ रही है, इतनी तानाशाही कर रही है कि उनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, उनके आरक्षण को कभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की नींव है, वही देश की शान है। तिरंगे के बाद सबसे कोई सम्मानित है तो देश का सैनिक है, जो शांति से घर पे रहते हैं। तो उनको जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही है, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उनका आरक्षण वैसा ही रखा जाए। मैं तो बोलता हूँ सैनिकों को आरक्षण बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं, वो ईमानदारी से देश सेवा करेंगे। 10% का 20% कर दो, पर उनको दो। इन्हीं मुद्दों को लेके हमने हमारी लड़ाई लड़ी है, हमारी मांगे रखी आपके साथ। अब मेरी बात सुनो, जो उठ उठ के जा रहे हैं पानी पेशाब करने या जहीं भी, समझ जाओ ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन चालू हुआ है। तो जाना मत, यहीं रुकना है, ये आंदोलन अभी चालू हुआ है। आप रुकोगे तो लड़ाई मजबूत रहेगी, आप चले गए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि दादा और मजबूत दादा जो भी ये सरकारी बैंक और जो भी चीजें आई हैं ये आपको बताएंगे। और हम चाहते हैं कि अब हम जो मैं यहाँ बैठने वाला हूँ भूख हड़ताल पे, मैं तो सुबह से ही भूख हड़ताल पे हूँ, अब मैं बैठूंगा। आप सबकी जवाबदारी है कि आपको इस आंदोलन को मजबूत करना है कि घर जाना। यदि घर जाना हो तो आप पधार जाना, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। पर यदि ये लड़ाई अधर्म के खिलाफ है तो यहीं बैठे रहना और यहाँ से हिलना। दोस्तों कोई भी जाए, समय लिया है उन्होंने, समय एक्स्ट्रा से लिया है, आप जाना मत, मैदान मत छोड़ना। 4 बजे तक का समय हमने दिया था, उन्होंने समय और मांगा है, हमने उनको और समय दिया है। मैदान मत छोड़ना, सफलता पाने के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं जो भी यहाँ से भी जा रहे हैं बाहर की, और प्लीज वापस अंदर आइए, आप जाइए मत। जो पैसा पाने के लिए गए, जो कोई नाश्ते के लिए गए, वो बताइए मुझे। अभी विधानसभा का कूच बाकी है भाइयों, विधानसभा का कूच बाकी। उन्होंने हमारे से समय मांगा है कि हम हमारे मंत्रिमंडल में से हमारे प्रतिनिधि मंडल को भेज रहे हैं, आप मैदान मत छोड़ना। हम भी आपके साथ खड़े हैं और जीवन सिंह शेरपुर अनशन पे बैठ रहे हैं, इसलिए आप सबसे मेरी विनती है मैदान मत छोड़ना। हमें मांगे मनवानी है कि नहीं? कितने तैयार है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, तो सबसे मेरी विनती है मैदान मत छोड़ना। और जो दूर चले गए भाइयों, सबसे मेरी विनती है सब आगे आ जाइए। कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग आइए, उन्हें वापस लेके आइए और इंतजार करिए। कुछ समय मांगा है, हमने कुछ समय उनको दिया है। उनका मंत्रिमंडल, उनका जो प्रतिनिधिमंडल आएगा और वो हमारे साथ चर्चा विचार विमर्श करेगा और हमारी मांगे मानेगा, तभी हम मैदान छोड़ेंगे। जय हिंद। अभी किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। जब अपनी सत्रानियां यहाँ विराजमान है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अपनी जगह छोड़ते हैं तो ठीक नहीं है। विराजिए सब। ये प्रशासन केवल यही देखना चाह रहे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि बड़ा लोग कितनी देर रुकते हैं। हमारी कमजोरी यही है कि अपन रुकते कब है, आए लाखों की संख्या में और खड़े भी लाखों की संख्या में रहेंगे। 2-3 अलग अलग मांगे हैं, 22 मांगों के अलावा, जो यहाँ सबने इकट्ठा होने के बावजूद, मतलब जो अलग अलग मांगे आई है, मृत्यु तक जानकारी रखती है और सभी विभागों के लिए कार्य करती है। कोरोना काल में भी कार्य किया, उनका वेतनमान बढ़ाया जाए और उनको नियमित किया जाए। ये सरकार से एक निवेदन है। जिला सरकारी सहकारी बैंक कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और नियमित किया जाए, क्योंकि दोनों जो है आंगनबाड़ी में मातृ शक्तियां किसी भी जाति की हो, वो मातृ शक्ति है और मातृ शक्ति का अगर वेतनमान बढ़ता है तो बढ़िया बात है। ये मंच से इसीलिए मैंने इस बात को रखा है। एक जाट परिवार का एक वृद्ध व्यक्ति आया अभी, जो विकलांग है और न्यायालय में अभी उनका पेंडिंग है। कालू सिंह नाम है, मूक बधिर विकलांग है।
चाहते हैं राजपूत समाज का व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने गोवर्धन नाम के व्यक्ति ने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है। कालू सिंह पुत्र श्री हट्टे सिंह राजपूत, गोवर्धन नाम के व्यक्ति ने कब्जा करके और विकलांग है। ये भी कोई न्याय की उम्मीद लेके आपके पास आए? अगर कोई भी न्याय की उम्मीद लेके आए तो अपने इस मंच से बोलना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ विराजमान है, तो बहुत आगे तक बात जाती है। सभी बना लोगों से निवेदन है, विराजिए। सभी बना लोगों से निवेदन है, विराजिए सब। लाखों की संख्या लाखों की होनी चाहिए। अगर एक भी कम हुआ तो प्रशासन अपने को देख रहा है। प्रशासन की नजर आपकी उपस्थिति पर है। जल्द ही देना पड़ेगा। लोग 3-3 दिन से इस जमहूरिया इस मैदान में थे। कल मैं शाम को आया तब 15-20 हजार लोग यहाँ थे। रात को 40-50 हजार लोग यहाँ थे। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, विराजे सब। मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवा शेरों, टीम जीवन सिंह शेरपुर के चहेतों, सभी को मेरा पुनः प्रणाम। साथियों, आज माननीय दादा जीवन दादा यहाँ भूख हड़ताल पर विराजित हैं। आप सब लोग धैर्य बनाकर यहीं विराजे। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। सरकारों के सामने जो हमने मांग रखी है, सरकार ने समय मांगा है, दादा ने समय दिया है, और आज यहाँ भूख हड़ताल पर दादा विराजित है। मात्र 5 लोग आज भूख हड़ताल पर विराजित है। उसके बाद दादा जो निर्णय करे वो निर्णय हम लोग मान्य करेंगे। आप सब नीचे विराजे। साथ ही पैदल यात्रा करने वाले और चरण धुलवाने के लिए हमारे नर्मदा जी का जल लेकर आए हैं। सोनू बना, योगेश चंदेल जी, अरविंद बना, अजय बना, यह नर्मदा जी से पैदल चलकर जल लेकर आए। पैदल जो हमारी बाईसा और लल्लन भाई और जो हमारे पद यात्री यहाँ है, उनका पैर धुलवाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप बाईसा को का चरण वंदना करें। लल्लन सिंह जी आप भी पधार जाना। आपकी इच्छा थी कि जीवन दादा के भी चरण हम धोएंगे, लेकिन दादा ने मना कर दिया कि मैं नहीं धुलवाऊंगा। साथियों, इसके साथ ही स्क्रीन पे दिख रहा सामने, आप आ रहे हो कैमरे। यहाँ पर अभी एक मांग और महत्वपूर्ण मांग महिलाओं से संबंधित है। दादा ने उसको भी अपनी मांग पत्र में शामिल करने का कहा है। वो मांग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तुम दिख रहे हो यार, लाइव चल रहा है, बीच में आ जाते हो। अरे उधर पीछे ना, अरे ये आ रहे हैं, ऊपर लेके। अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पहले हटो यार। अरे कीर्तिराज, अरे स्विच कर दो कैमरा भाई साहब। दीपिका भाई साहब, महिला इकाई प्रदेश अध्यक्ष, आप स्वाति जा बता दें। मैं एक नई मांग यहाँ सम्मिलित हुई है। मध्य के लिए आरक्षण तय किया जाए और कम से कम 10% आरक्षण निश्चित किया जाए। जो विधवा महिला है उनके लिए कोई आरक्षण नहीं मिलता। एक हमारी बहन हमारे बीच में आई और उन्होंने ये मुद्दा जीवन दादा को बताया और जीवन दादा ने इस मुद्दे को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है। स्वाति जीजा पधार चुके हैं। मैं मंच पर और अन्य लोग अतिथियों के अलावा वो नीचे पधार रहे हैं। आप स्क्रीन पे जा रहे हो, मंच पे दिख रहे हो। हमारे महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन, जय मां काली। और उसके बाद में जो आंदोलन चल रहा है, हमारा जनता का आंदोलन, सर्व समाज के लोग, हमारे समाज के लोग नजर आ रहे हैं। और विगत जितने 6 महीनों से जीवन दादा के साथ में हमारी मातृ शक्तियां पूरे प्रदेश में हर गांव में, हर गली में जाकर के हमारी 22 सूत्री जो मांगे हैं उनको भी मेरी तरफ से और पूरी प्रदेश की टीम, हमारी अध्यक्ष ममता जितेंद्र सिंह सोलंकी जी हुकुम के उनके
सभी मातृशक्तियों का कोटि कोटि आभार। और इसके साथ में ही हम सभी पूरी टीम का नाम लेना चाह रहे हैं, जैसे हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी संभाग अध्यक्ष, हमारी तहसीलों की टीम और हमारी पूरी प्रदेश की कार्यकारी। नाम लेना चाहूंगी रतलाम की जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र जीजा, इंदौर की हेमलता जीजा, देवास की दुर्गा जीजा, उज्जैन की मधु जीजा, खरगोन की ममता जीजा, हरदा की मीना जीजा, बड़वानी की अर्चना जीजा, खंडवा की अंजलि जीजा, नर्मदापुरम की गौरी जीजा, सीहोर की टीना जीजा, जबलपुर की ऋचा जीजा, मंडला की सुधा जीजा, कटनी की बबीता जीजा, मंदसौर की सविता जीजा, नीमच की उमा जीजा, भोपाल की सुमन स्वराज जीजा, रायसेन की जय कुमार, छिंदवाड़ा की काली, अशोकनगर की कविता जीजा, गुना की नीता जीजा, शाजापुर की रचना जीजा, राजगढ़ की रेखा जीजा, अलीराजपुर की साधना जीजा, धार की पूजा जीजा, सीधी की प्रीति जीजा, रीतू जीजा, नीलम जीजा, दुर्गे सिंह और सुनीता जीजा, दीप्ति जीजा, सविता जीजा, ममता जीजा और उज्जैन के संभाग अध्यक्ष जो है मंगला जीजा, जबलपुर की माया जीजा, इंदौर की ज्योत्सना जीजा, नर्मदापुरम की गीता जीजा, ग्वालियर की प्रतीक्षा सिंह जीजा और हमारे उसके साथ में यहाँ सबके नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तहसील की, गांव की और हमारी ग्राम पंचायतों की टीम भी और उनकी सभी जिलाध्यक्ष की, सभी तहसील अध्यक्ष की जो टीम है उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और उनकी प्रयास जो लड़ाई है, उस लड़ाई जीवन दादा हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आप सभी लोग उनके साथ में हर कदम पे खड़े रहें, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ आपकी लड़ाई है। यही कहना चाहूंगी, जैसे जिस तरह से अभी तक का साथ दिया है आपने, आगे भी वही साथ बनाए रखें और यहाँ पर तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा। सभी से मेरी विनंती है, मैं राज शेखर और सबसे दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं सबसे विनती करता हूँ आप मैदान मत छोड़े। अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, मांगे नहीं मानी गई है सरकार के द्वारा, अभी विचार विमर्श चल रहा है। सबसे मेरी विनंती है मैदान मत छोड़िए, वापस आइए मैदान में, क्योंकि आपके बिना सफलता हासिल नहीं होगी। सबसे मेरी विनंती है प्लीज वापस आइए। सरकार ने समय मांगा है, उनको समय दिया है, यदि उस समय दौरान यदि वो हमारी मांगे नहीं मांगेंगे तो हम आगे मार्च करने वाले हैं। प्लीज वापस आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। सारी अपनी मेहनत पानी में चली जाएगी। आप सब जीवन सिंह जी के दीवाने हैं, आप सब यही रुके। और एक महत्वपूर्ण सूचना, पीछे खाना के पैकेट है, खाने के पैकेट भी पीछे गाड़ी में आप ले ले, पीछे जो खड़े हो। दोस्तों सरकार यही चाहती है, देख रही है आपको जाते हुए, आप समझिए सरकार आपको देख रही है जाते हुए। आप वापस मुड़िए, आप वापस आइए। जीवन सिंह शेरपुर और उसकी टीम की मेहनत में पानी फिर जाएगा। सबसे मेरी विनती, मैदान मत छोड़ना। सरकार यही देख रही है, जैसे ही आप कम होंगे ये लोग हमारी बातों पे नहीं मानेंगे। इसलिए आप सब हमारी शक्ति है, मैदान मत छोड़ना। मैं आपसे दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करके विनती करता हूँ, मैदान मत छोड़ना भाइयों। हम भी बैठे, आप भी बैठे प्लीज। ये मेरे करनी सेना के शेर हैं, ये हमारे बापू को चाहने वाले हैं, है कि नहीं? आपने तो बापू को साथ देना नहीं, तो हम सब जीवन सिंह जी शेरपुर के चाहने वाले लोग हैं, हम सब यही बैठेंगे। और मैं सभी भाइयों से निवेदन है कि जिसको भी घर जाना है वो जा सकता है, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये लड़ाई आपके हक अधिकारों की, ये लड़ना हो तो लड़ना, नहीं लड़ना तो घर चला जाना। हम नहीं उठने वाले, हम तो यहाँ बैठ गए। राजपूत की जुबान है, जुबान से नहीं पलटेंगे। मौत आएगी तो उसको स्वीकार कर लेंगे और जाएंगे। मेरी बात सुनो, गाँव गया हूँ, घर गया हूँ। आपके माता पिता से ये वादा करके आया था कि मेरे प्राणों की आहुति पहले लगेगी, एक भी भाई पे आंच नहीं आने दूंगा। तो अनुशासन करो।
अनुशासन मत तोड़ना। घर जाना हो चले जाना, कोई बात नहीं। धरना प्रदर्शन आंदोलन 5 लोगों में भी होता है, 5 लाख में भी होता है, 50 लाख में भी होता है और 5 करोड़ में भी होता है। हम जो बैठने वाले हैं वो बैठेंगे, जिसको जाना है वो चले जाए, पर कोई भी उग्र गतिविधि में शामिल नहीं होगा। जिसको घर जाना है वो सीधा घर जाएगा, कहीं भी तोड़ फोड़ या ऐसी चीजों में सम्मिलित नहीं होगा। आपका आंदोलन अनुशासन के साथ है, अनुशासन के साथ लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को वचन दिया था, उनके सामने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और उनके सामने लाला लाजपत राय को देना पड़ेगा। कितनी भी लठ चल जाए आप लठ नहीं चलाओगे, क्योंकि हम महाराणा प्रताप और भगत सिंह को मानते हैं ना, तो उनके कदमों पे चलना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बोल देते हैं। मेरे को बोला, मैंने पहले मान ली बात कि विधानसभा चलेंगे, फिर मेरे मन में एक बात आई कि जिनके घर में मैं बोल के आया हूँ कि इनके औलाद के चोट तक नहीं आने दूंगा, एक बाल भी पाका नहीं होने दूंगा, उन माओ को, उनके पिताओं को क्या जवाब दूंगा मैं। इसलिए प्राण त्यागने पड़ेंगे तो यही त्यागेंगे। मैं बैठ रहा हूँ, मेरे साथ 5 लोग बैठ रहे हैं, उनके अलावा भूख हड़ताल पे भी कोई नहीं बैठेगा। आपको सबको मां जगदम्बा की कसम है, कोई भी भूख हड़ताल पे नहीं बैठेगा इन 5 लोगों के अलावा, जो पहले से सुनिश्चित है कि ये 5 लोग हैं। उन 5 लोगों के बाद कोई बैठने वाले 5 लोग हो तो अपने नाम लिखा देना कि इन 5 लोगों के मरने के बाद हम बैठेंगे। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा मरने के बाद। एक सिद्धांत को हमारे समर्पण को भूल जाओ और आग लगा दो। मरने से आंदोलन खत्म नहीं होता है, जीवित होता है। और हम इस आंदोलन में मरेंगे ना तो तुम हमको याद रखोगे, हम घर पे मर गए तो कोई पूछने वाला नहीं। तो 5-5 लोगों की टीमें बनेगी, 5 मरेंगे, उसके बाद फिर 5 का नंबर आएगा, 5 का नंबर आएगा, 5 का नंबर आएगा। सालों वर्षों तक आंदोलन चलेगा, पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, भले कंडीशन कुछ भी हो। तो एक बात याद रखना, शांतिपूर्ण आंदोलन है और पूरे होशो हवास में आंदोलन है। जो भी लोग शराब पी रहे हैं, ये शराब पी के आंदोलन से सम्मिलित मत हो, क्योंकि शराब पी के कोई आंदोलन या कोई जंग नहीं जीती जाती है, ये जिगर से जीती जाती है। और ये जिगर है ना, तो शराब छोड़ो और इस आंदोलन में आओ। आंदोलन जब तक चले तब तक शराब को हाथ मत लगाना, तो ही आप और हम जीतेंगे। तो ही जिनकी तस्वीर लगा रखी ना महाराणा प्रताप, भगवान राम, तब ये इनको एहसास होगा कि हाँ ये हमारे वंशज है, मतलब ये हमारे कुल के दीपक है, और हमें विश्वास होगा कि ये हमारे वंशज है। हम इनको कलंकित कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ी कर रहे हैं। आप और हमने कमाया कुछ नहीं है, आप और हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज आपको गांव में बना बापू साहब हुक्म बोल रहे, कुछ नहीं कर ऐसा कि आपको मान सम्मान मिले। ये जो सर्व समाज के लोग आए ना, ये आपके पूर्वजों के भरोसे पे आए, आपके भरोसे पे नहीं आए। आपके पूर्वजों पे इनको इतना भरोसा है कि इनकी पीढ़ियां हमारे साथ गलत नहीं होने देगी। यदि आपको साथ में लेके जा रहे हैं तो ये जब राजा होते थे तब पूरे राज्य की रक्षा करते थे। आज यदि क्षत्रिय किसी को साथ में लेके जा रहा है तो उसको सुरक्षित घर पे वापस लेके आएगा। इसलिए सर्व समाज का भाई आपके साथ आया। तो इस बात को समझना, इस बात को गांठ बांध लेना कि मर जाएंगे पर किसी पे आंच नहीं आने देंगे, किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, कोई भी नौटंकी धांधली नहीं करेगा। जिसको शराब पीना है वो आंदोलन को छोड़ के घर जा सकता है। हमें एक भी शराबी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो इस आंदोलन में शराब पी के आंदोलन चले। क्योंकि यदि आपको इस आंदोलन को विजय करना है, आपके पूर्वजों का नाम करना है, आपके सर्व समाज के भाइयों को जिताना है, तो सरकार बहुत छोटी चीज है, यूं ही जीत जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा के दिशा निर्देशों का पालन हम सबको करना है। हमारे बीच में जीजा किरण सिंह जी पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। फिर आप सब युवाओं की डिमांड पर मैं भाई दर्शन को भी बुलाना चाहूंगा। किरण जीजा संक्षिप्त में अपनी बात। बहुत बहुत आभार दादा, आपने इतने वरिष्ठ जनों के सामने मुझे ये बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार। प्रतिष्ठित मंचासीन आप सबको जय माता दी अर्ज हो। और यहाँ पे उपस्थित सारे सर्व समाज के जन बंधु, आप सबको मातृशक्ति, आप सबको भी मेरा नमन। और भोपाल की नगरी, झीलों की नगरी भोपाल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। बचा नहीं है कि दादा लोगों के सामने मैं कुछ बोलूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आरक्षण अंबेडकर से जाना जाता है तो आर्थिक आरक्षण हमारे जीवन सिंह जयपुर के नाम से जाना जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर दादा बैठे हैं तो आप सबको भी बैठ जाना चाहिए। आपका खड़ा होना सरकार को मजबूती
लोग जरा हिलाता है। आप सभी बैठकर दादा को आश्वासन दें, दादा की हिम्मत बने कि आप सब सरकार बचाकर सरकार को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। आप दादा को बता दीजिए, सरकार को बता दीजिए कि आप बना पैसा उतर गए हैं। भांजे भांजी घर है जो लालच में आते हैं, अब बना पैसा है मैदान में। आज आपको पता है जल सेना, वायु सेना, हमारी जितनी भी सेनाएं हैं उन सबका नेतृत्व पता है कौन करता है? इस सर्व समाज में कौन नेतृत्व कर रहा है? एक क्षत्रिय जिसका नाम जीवन सिंह शेरपुर है। जब पूरा सर्व समाज एक क्षत्रिय पे अपनी विश्वास जताता है, अपनी जो भी उसे चाहिए उसका एक नेता चाहिए होता है, वो हमारे दादा ने बताया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप दादा के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाए, उनकी हिम्मत बने? क्या भाग रहे हो हम मुंह दिखा दिखा कर? बैठो यहाँ, अभी सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की है। आपको झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि हमें समय दो, हमें समय नहीं, वो हमारी भीड़ कम करना चाहती है। जब हमारी भीड़ कम दिखेगी वो मजबूती समझेगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि जब क्षत्रिय अनशन पर बैठ चुका है तो भीड़ को कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप दादा के प्रेम में